नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक पूर्वा अवलोकन श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करा रहा हूं और ये क्लासेस आपको रोजाना सुबह 9 बजे मिलती हैं। और इन क्लासेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की क्लासेस आपको रोजाना मिल रही हैं। इसी के साथ में अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं, आप हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासेस को देख सकते हैं जो आपकी छूट चुकी हैं। तो इसी के साथ में आज की क्लास में मैं आपको बता दूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक चीज़ आपके बारे में बता दूं कि हम लोग एक बैच लेके आ रहे हैं जो कि आपका मैथ्स का एक संघर्ष बैच है, जिसमें हम आपके बेसिक को कंप्लीट कराने वाले हैं, यानी बेसिक को मजबूत करने वाले हैं। तो आपको अपने बेस को मजबूत करना है तो हमारे इस संघर्ष बैच के साथ में जुड़ सकते हैं, जो केवल आपको 199 रुपए में मिलने वाला है। मात्र 199 रुपए में आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है, लाइव क्लासेस के साथ में क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगी, और इसको हम बेसिक से एडवांस, अगर आपको आपके पास में कह सकते हैं कि आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आप जब इस बैच से जुड़ेंगे तो आपको जब मैथ आने लगेगा तो हम इसे हाई लेवल, यानी जो एग्जाम का लेवल रहता है उस लेवल तक लेके जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी, और आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है डाउट क्लासेस, क्योंकि यहाँ पर डाउट क्लासेस बहुत मुश्किल से मिल पाती है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे डाउट क्लासेस अलग से चलाने वाले हैं। तो आप इस चैनल से, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस। आप जब उसको डाउनलोड करोगे, अपना रजिस्टर करो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप वहाँ पे 199 रुपये पे कर दोगे तो ये आपको बैच 8 तारीख से मिलने लगेगा। और इस बैच की खासियत यही है कि जिसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता है वो इस बैच से जुड़े, और उसको अपने आप में 1 महीने के अंदर इंप्रूवमेंट मिलेगा। और जब वो पढ़ना स्टार्ट करेगा हमारे साथ में, तो मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम क्वालिफाई भी जरूर होगा। इसी के साथ में आपके आगे बढ़ते हैं। आज की क्लासेस जो है, ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही है एआरओ की, तो मैं इसमें आप बता दूं कि हम कई सारे टॉपिक कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो ये टॉपिक है, हम इस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो टॉपिक है आपका 2 क्लासेस में कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस की संख्या है वो ज़्यादा है। तो जिस वजह से हम आपको ये टॉपिक 2 क्लासेस में प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो राज्य को पढ़ने वाले हैं, यानी हम भारत के स्टेट को पढ़ने वाले हैं। तो भारत के कितने स्टेट हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। आपको यहाँ पे मैप दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये कई सारे स्टेट, और स्टेट के अलावा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे भारत के राज्यों की अगर यहाँ पे बात हो रही है, तो भारत के राज्य, टोटल राज्य की संख्या कितनी है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये आता नहीं भले, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो मालूम होना चाहिए कि 2020 के बाद, 2020 के बाद अब जो राज्यों की संख्या है, यानी स्टेट की संख्या है भारत के, वो कितनी है, वो आपकी 28 है, यानी 28 राज्य हैं। और आपसे पूछ लिया जाए स्टेट के अलावा यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है, तो यूनियन टेरिटरी की संख्या है 8। जब आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग किया गया था, उसके बाद यहाँ पे संख्या कितनी हुई थी, तो 2019 में जो संख्या हुई थी वो 9 हो गई थी। लेकिन इसके बाद में दादर नगर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, जिसके बाद फिर से संख्या कितनी हो जाती है, फिर से यूनियन टेरिटरी की संख्या 8 हो जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा और बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों की संख्या पूछी जाए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, तो सबसे बड़े राज्यों में सबसे पहला, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछा जाता है तो वो है आपका राजस्थान। ठीक है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी एरिया वाइज, आपको यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहा होगा कि एरिया वाइज की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है, वो आपका राजस्थान है। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो आपका मध्य प्रदेश है, जो कि आपकी राजस्थान से सीमा लगा रहा है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इसको दिखाता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है ये मध्य प्रदेश का पार्ट है, और मध्य प्रदेश जो है ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य। इसके बाद में तीसरे राज्य की बात करूं तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है वो है आपका महाराष्ट्र,
और चौथा जो है जो जहां पे आप तैयारी कर रहे हो यूपीपीएससी की, तो ये चौथा बड़ा राज्य वो कौन सा है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, जहां पर चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहीं पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग और 2011 की जनसंख्या यानी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर पहुंचता है आपका महाराष्ट्र, जो कि आपका तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा पॉपुलेशन की दृष्टि से है। महाराष्ट्र के बाद में आपका कौन सा आता है, महाराष्ट्र के बाद में आता है आपका बिहार, और बिहार के बाद पूछा जाए यानी चौथा सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से वो आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये चार राज्य कौन से हैं, ये जनसंख्या की दृष्टि से मैंने बताए और ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें इन क्वेश्चंस को भी पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे, यानी अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपकी घटना चक्र में है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लातूर किस प्रांत में है। लातूर एक स्टेट यानी डिस्ट्रिक्ट है, ये किस प्रांत में है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताइए, आंध्र प्रदेश, बी है आपका महाराष्ट्र, सी है गुजरात और ये है मध्य प्रदेश। तो इन चारों में से ये किस राज्य में है ये हमें बताना है। तो मैं बता दूं कि लातूर जो है वो आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे आपको मैप भी दिखाई दे रहा होगा, ये जो मैप है ये महाराष्ट्र का मैप है और इस महाराष्ट्र पर ही यानी महाराष्ट्र में ही आपका एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लातूर। तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये लातूर का पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट मैंने आपको यहां पे दिखा दिया, ये लातूर का पार्ट है जो कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ये किस जगह पर है, लातूर है कहां पर, तो आपकी डायरेक्शन बेस पर अगर बात की जाए तो डायरेक्शन बेस पर ये कहां पर पहुंचेगा, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है आपका ईस्ट और इस साइड हो गया आपका वेस्ट। तो ये किस में है, तो ये साउथ ईस्ट का पार्ट है। कहां का है, ये साउथ ईस्ट का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, विदर्भ। विदर्भ की अगर मैं बात करूं तो विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और ये कहां पर है। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विदर्भ आपने देखा होगा क्रिकेट की एक टीम भी है जिसका नाम है विदर्भ। ठीक है, तो विदर्भ जो है ये कहां का अंग है। ऑप्शन ए कहता है ये गुजरात का अंग है, बी कहता है महाराष्ट्र का है, सी कहता है मध्य प्रदेश का है और डी कहता है उड़ीसा का है। तो हमें इनमें से बताना है किसका पार्ट है। तो आपको मैं बता दूं कि ये महाराष्ट्र का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे महाराष्ट्र। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पार्ट जो है ये विदर्भ कहलाता है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, ये विदर्भ कहलाता है, यानी ये महाराष्ट्र राज्य में है और ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। कहाँ का, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। जिस तरीके से अगर डायरेक्शन भी पूछी जाती है तो आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो कि उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है और ये इसका नाम क्या है, ये विदर्भ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पाट अंचल, यहाँ पे पैट रीजन है, ये कहां पर अवस्थित है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये भी देखो आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है। ए कहता है ये बिहार में है, बी कहता है झारखंड में है, सी कहता है मध्य प्रदेश में है और डी कहता है मेघालय में है। तो पाट अंचल कहाँ पे है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप बताओ। पहले मैं बता दूं कि पाट अंचल जो है ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। और अगर ये पहाड़ी क्षेत्र है तो कहीं पहाड़ आसपास में कहीं ना कहीं पहाड़ होने चाहिए। तो मैं बता दूं कि वो कौन सी जगह है, तो पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये छोटा नागपुर की जगह है। छोटा नागपुर का जो पठार है उस छोटा नागपुर पठार में है आपका ये पहाड़ी क्षेत्र। अब छोटा नागपुर का क्षेत्र है तो ये छोटा नागपुर कहां पर है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो छोटा नागपुर कहां पर है आपका, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और मेघालय। तो इसका अधिकतम पार्ट, इसका मैक्सिमम पार्ट कहां पर है, अधिकतम पार्ट जो है वो आपका झारखंड में पड़ता है। कहां पर, झारखंड में पड़ता है। इसका मतलब जो हम पाट अंचल पढ़ रहे हैं, ये पाट अंचल कहां पर है, ये भी आपका झारखंड में होगा। ठीक है, तो पाट अंचल कहां पर, छोटा नागपुर क्षेत्र में, और छोटा नागपुर क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र पड़ते हैं, इसलिए पाट अंचल में पहाड़ी क्षेत्र मिलते हैं। और ये पहाड़ी क्षेत्र कहां पर है, ये झारखंड में मिलता है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार भी आपका कहां पर है, मैक्सिमम पार्ट आपका झारखंड में मिलता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, झुमरी तलैया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है झुमरी तलैया के बारे में। तो झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है।
झुमरी तलैया नाम से जगह है, ये किस राज्य में स्थित है, जबकि झुमरी तलैया वास्तव में एक लेक है। क्या है? झुमरी तलैया एक लेक है और ये पूछा जा रहा है किस राज्य में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है या फिर पश्चिम बंगाल में है। तो हमें यहाँ पे आंसर देना है कि झुमरी तलैया के बारे में। तो ये झुमरी तलैया जो है, अब यहाँ पे झुमरी जो नाम आया या फिर कह सकते तलैया जो नाम आया है, ये तलैया नाम किस वजह से आया है, तो मैं बता दूं कि एक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है इसका? दामोदर नदी है। और दामोदर नदी पर एक बांध बनाया गया। क्या बनाया गया? बांध बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी, तो इसकी वजह से क्या आती है, इसकी वजह से बाढ़ आती है। तो बाढ़ को रोकने के लिए यहाँ पे क्या बनाया गया? बांध बनाया गया। और बांध का नाम जो रखा गया वो क्या रखा गया? तलैया रखा गया। क्या नाम रखा गया? तलैया बांध रखा गया। अब एक बांध बनाया जाएगा, जब भी कभी भी एक बांध बनाया जाएगा तो बांध बनाने के लिए एक रिजर्वॉयर, जैसे जलाशय कहते हैं, एक जलाशय भी बनाया जाता है, वो आपकी कृत्रिम झील बन जाती है। अगर वो झील बनी है तो उस झील का भी नाम उसी नाम से पड़ जाता है। कहीं कहीं पे जो आपके बांध बनते हैं उन्हीं बांध के नाम से क्या बन जाता है? उसका नाम बन जाता है। तो एक बांध बनाया गया तलैया बांध, यहाँ पे रिजर्वॉयर है, उसका नाम क्या है? उसका नाम ही है झुमरी तलैया। यानी जो जलाशय बनाया गया उसी का नाम है झुमरी तलैया। अब ये पूछा जा रहा है कि ये है कहाँ पर, ये झुमरी तलैया जो है ये कहाँ पर है, तो ये झारखंड में पड़ती है। कहाँ पर? झारखंड में पड़ती है। और आपसे अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो ये कोडरमा में है। झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है कोडरमा। क्या नाम है? कोडरमा। तो कोडरमा जिले में है आपकी एक जगह जहां पर आपका एक रिजर्वॉयर है जिसका नाम क्या है? झुमरी तलैया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है, कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने आंध्र प्रदेश, बी कहता है आपका मध्य प्रदेश, सी है यहाँ पे केरल और डी है यहाँ पे राजस्थान। तो किस राज्य को हम कोहिनूर, भारत का कोहिनूर कहते हैं? क्यों कह रहे हैं कोहिनूर, तो वो मालूम होना चाहिए क्यों कह रहे हैं कि कोहिनूर एक हीरा है। कोहिनूर क्या है? कोहिनूर एक हीरा है जो कि हमारा यहाँ पे निकला था। कोहिनूर का हीरा जो आज के टाइम पे जो इंग्लैंड की महारानी या महाराज होते हैं उनके क्या, उनका जो क्राउन होता है उस पर लगाया हुआ है। तो ये भारत से निकला हुआ आपका एक हीरा जिसका नाम कोहिनूर, जिस वजह से इसे भारत का कोहिनूर कहते हैं। अब ये कोहिनूर का हीरा कहीं ना कहीं किसी ना किसी खदान से निकला होगा, तो वो खदान का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उस खदान का नाम क्या है, तो वो आपकी कोल्लूर की खान है। क्या नाम है उसका? कोल्लूर की खान है। और ये कोल्लूर की खान से निकला जिस वजह से, अब ये कोल्लूर की खान कहाँ पर है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश में जहाँ पर आपकी कोल्लूर की खान है, जैसे गुंटूर जिले में है, तो गुंटूर जिले में जो कोल्लूर की खान है वहाँ पर एक हीरा निकला जिसका नाम क्या है? कोहिनूर का हीरा, जिस वजह से उसे भारत का कोहिनूर कहते हैं। और भारत का कोहिनूर आपका एक स्टेट जहाँ से जहाँ से हीरा निकला है, तो उसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश है। और आपसे पूछा जाए कि ये जो आपका हीरा है इसका वजन कितना है, तो वो भी आपको अगर मैं बता दूं नॉर्मली कि उसका वजन जो है 105.6 कैरेट, 105.6 कैरेट है, जो कि लगभग आपका कितने ग्राम का हो जाएगा? लगभग आपका 21 ग्राम का हो जाएगा। कितना ग्राम का? 121.6 ग्राम का ये हीरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके सामने है कि मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? मणिपुर है एक स्टेट, भारत का एक स्टेट, जहां पे हाल ही में आप देख रहे होंगे कि एक साल से लगभग क्या चल रहा है, वहां पे हंगामा चल रहा है, वहां पे क्या दंगे चल रहे हैं। तो वो ऐसा स्टेट जहां पर अभी प्रेजेंट में दंगे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि मणिपुर का, लेकिन पूछा जा रहा है कि मणिपुर का अधिकांश धरातल जो है वो कैसा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए कहता है वो मैदानी भाग है, बी कहता है वो दलदली भाग है, सी कहता है वो पठारी भाग है और डी कहता है यहाँ पे कि पर्वतीय भाग है। तो यहाँ पे मणिपुर जो है, यहाँ पे आप मैप देख पा रहे होगे, इस मैप में आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है इस मैप में, ये पार्ट कैसा है? ये मैदानी भाग है। ये कैसा है? ये मैदानी भाग है। तो जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत ही कम मात्रा में है,
मैदानी भाग जो है वो बहुत कम मात्रा में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और यहीं पर इस मणिपुर की राजधानी है जिसका नाम क्या है, इम्फाल। तो इम्फाल जो राजधानी है ये एक मैदानी भाग है, ये मैदानी क्षेत्र है। और इसके चारों तरफ आप ये पहाड़ देख पा रहे हो, ये चारों तरफ में आप ये पहाड़ देख पा रहे हो, ये क्या है, ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा है, ये पर्वतीय क्षेत्र है जहां पे आपके माउंटेन पाए जाते हैं और इस पर आपकी जो जनजाति रहती है, यानी इस पहाड़ी क्षेत्र पर क्या रहती है, यानी कई सारी जनजाति यहां पे रहती हैं। तो उस जनजाति का नाम है, एक आपकी जनजाति है जिसका नाम है कुकी। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में एक जनजाति है जिसका नाम है कुकी। और इसके अलावा जो इम्फाल वाला पार्ट है, इस इम्फाल वाले पार्ट में यानी मैदानी वाले पार्ट में एक है आपकी जाति जिसका नाम है मैतेई। तो इन मैतेई समाज और कुकी समाज के बीच में क्या चलता है, अभी प्रेजेंट में झगड़ा चल रहा है, क्योंकि कोर्ट के अकॉर्डिंग मैतेई समाज को किस में रखा जा रहा है, जनजातीय क्षेत्र में रखा जा रहा है। और जनजातीय क्षेत्र में रखने पर अब उसका अधिकार जो होगा वो पहाड़ी यानी पर्वत वाले क्षेत्र पे भी हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है, वो आपके जनजातियों का होता है। जिस वजह से मैतेई समाज जो है उनकी जनसंख्या ज्यादा है लेकिन उनके पास में रहने की जगह क्या है, वो कम है। तो हुआ क्या कि उन्होंने कोर्ट में केस किया और कोर्ट में ये जीत गए। तो जिसके बाद में मैतेई समाज को जनजातीय क्षेत्र में रखा गया और जनजातीय क्षेत्र में आने के बाद में उनको पहाड़ी क्षेत्र में क्या किया जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में ये रह सकते हैं। इस वजह से वहां के जो जनजातीय समाज है उन दोनों में क्या हुए, उन दोनों में डिस्प्यूट हो गए, जिस डिस्प्यूट की वजह से आज भी मणिपुर जल रहा है। तो यहां पे मैं क्या बताने वाला हूं, यहां पे किसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको और भी चीज बता दी। तो मणिपुर का जो अधिकांश भाग है वो कैसा भाग है, वो पर्वतीय भाग है, यानी 92% पार्ट जो है वो पर्वतीय है। यह तो पर्वतीय पार्ट अगर ज्यादा है तो जनसंख्या यहाँ पे और अदर समाज की कम है, जिस वजह से मैतेई समाज की जनसंख्या ज्यादा है और उनके पास रहने की जगह जो है वो कम है। इसी वजह से वो मैदानी यानी मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में जाने के लिए बात कर रहे हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में जाने के लिए आपको जनजाति बनना होगा। तो जनजाति बनने के लिए इन्होंने आपका केस किया, जिसके बाद में मैतेई समाज क्या बना, एक जनजाति बनने के लिए तैयार हुआ। लेकिन इसके बाद में झगड़े स्टार्ट हो गए जो आज तक चल रहे हैं। इसी के बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाछ से बंधे अपतरण यानी वीड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीप पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं। तो आपको एक मालूम होगा कि मणिपुर में एक झील है, एक मणिपुर में झील है जिसका नाम क्या है, लोकटक झील। क्या नाम है इसका, लोकटक झील नाम है। और ये लोकटक झील पर क्या है, इस पर आपके तैरते हुए द्वीप मिलते हैं। क्या मिलते हैं, तैरते हुए द्वीप मिलते हैं। और ये तैरते हुए द्वीप जो है ये किससे बने हुए होते हैं, ये वनस्पति के सड़ने से बनते हैं। जो वहां पे वनस्पति पाई जाती है उनके सड़ने से बनते हैं। अब ये वनस्पति के सड़ने से बनते हैं। अब इनको नाम जो रखा गया है, इनको नाम रखा गया है फुमडीज। क्या नाम रखा गया है, इन्हें फुमडीज बोला जाता है। कहां पर, मणिपुर में। तो मणिपुर की लोकटक झील पे तैरने वाले द्वीप को हम फुमडीज कहते हैं। तो इसी वजह से ये फुमडीज हैं। और इन फुमडीज पर क्या करते हैं, हिरन जो हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर कूदते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर अगर कूदेंगे तो क्या होगा, तो ये वाइब्रेट करने लग जाती हैं, अपनी जगह पर वाइब्रेट करती हैं। और अगर ये वाइब्रेट करती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ये प्लेट बिछा दी गई हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये एक जैसे प्लेट जैसी दिख रही हैं। तो यहाँ पे जब हिरन कूदता है तो वाइब्रेट करती हैं, जिस वजह से ऐसा लगता है कि ये क्या है, ये तैर रही हैं। तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क बनाया गया, उसका नाम क्या रखा गया, केवल लामजाओ। तो आपका तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केवल लामजाओ। और तैरता हुआ इस वजह से क्योंकि यहाँ पे तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। और तैरते हुए द्वीप का नाम क्या रखा गया है, फुमडीज रखा है, जो आपकी किससे बने हुए हैं, वनस्पतियों के सड़ने से बनते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो यहाँ पे तैरते हुए द्वीप हैं उन्हें हम फुमडीज बोलते हैं मणिपुर में। और इसी पर आपका एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसका नाम है केवल लामजाओ, जो कि इंडिया में है और इंडिया के मणिपुर में। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। 4 स्टेट हैं आपका, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल।
तो यहाँ पे कहते हैं ना निक नेम रखे जाते हैं, जैसे लोगों के निक नेम रखे जाते हैं, ऐसी स्टेट के भी क्या है एक निक नेम होते हैं। तो अब यहाँ पे एक स्टेट है जिसका निक नेम क्या है, सिलिकॉन स्टेट। अब ये सिलिकॉन स्टेट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं जो आपका आईटी पावर कह सकते हो, ये आईटी पावर स्टेट होता है। और आईटी पावर कहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो आपको पता है वो कर्नाटक में सबसे ज्यादा, यानी आईटी पावर हाउस जो है वो कहाँ पर है, वो कर्नाटक में। तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम क्या है, बेंगलोर। क्या नाम है, बेंगलुरु जिसका नाम है। इसे क्या बोला जाता है, इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या नाम रखा गया है, इसका नाम है सिलिकॉन वैली। ठीक है जी, आगे बढ़े, अगले पर आए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। अभी मैंने आंसर बता दिया कि सिलिकॉन स्टेट अगर कर्नाटक को बोला जा रहा है तो सिलिकॉन वैली बंगलुरु को बोला जा रहा है, जो कि कर्नाटक स्टेट का ही एक पार्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो सिलिकॉन वैली आपकी बेंगलुरु में है। स्टेट पूछा जाए तो कर्नाटक में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे गलत होंगे, यानी उनकी जगह पर क्या दिया गया, अलग स्टेट दिया गया होगा। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए कहता है कि औरंगाबाद जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि औरंगाबाद आपका आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ता, ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि हाल ही में औरंगाबाद का नाम बदला गया है, तो इसका जो नया नाम रखा गया है वो नया नाम क्या है औरंगाबाद का, ये आपको कमेंट में बताना है कि औरंगाबाद शहर का नया नाम प्रेजेंट में क्या है और क्या रखा गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला है पालनपुर। तो पालनपुर कहां पर है, तो हमें सही बताना था और हमें सही मिल गया, क्योंकि पालनपुर जो है वो आपका गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में है। सी यहां पे हुबली दिया है, तो हुबली कहां पे भाई, हुबली तो आपका कर्नाटक में है। और हमें तो सही बताना तो हमें मिल चुका है, लेकिन फिर भी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इनमें से आ गया तो हम तुरंत आंसर दे देंगे। हुबली का आंसर हो गया कर्नाटक। और गुंटूर जो है जहां पे अभी मैंने बताया था कि कोहिनूर हीरा मिला था, जो गोलकुंडा की खदान से यानी कुन्नूर की खदान से मिला था, जो कोहिनूर का हीरा जिसे भारत का कोहिनूर कहते हैं, वो आंध्र प्रदेश है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, उड़ीसा नहीं होगा इसका हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो आंसर मुझे सभी के पता चल गए, लेकिन मुझे सही पता करना था, तो मुझे सही जो है वो ऑप्शन नंबर बी में देखा। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब पहले वाले में पूछा गया कौन सुमेलित है, अब पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। अगर सुमेलित नहीं है इसका मतलब एक ऑप्शन यहां पे गलत होगा, 3 क्या होंगे, 3 सुमेलित होंगे। तो एक ऑप्शन कौन सा गलत है वो हमें यहां पे देखना है। तो छत्तीसगढ़ है, पहला ऑप्शन कहता है छत्तीसगढ़ है, इसमें छत्तीसगढ़ के मैदान मिलते हैं। भाई छत्तीसगढ़ के मैदान तो छत्तीसगढ़ में ही मिलेंगे, तो ये तो मुझे सही दिख रहा है। बी कहता है कि जो आपका छोटा नागपुर का पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार ये आपका झारखंड में है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि झारखंड में ही छोटा नागपुर का पठार, इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो झारखंड में पड़ता है। सी कहता है कि महाराष्ट्र जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र है, वृष्टि छाया प्रदेश है। तो बिल्कुल महाराष्ट्र जो है वृष्टि छाया प्रदेश भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में कुछ पार्ट जो है यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। आंध्र प्रदेश की बात करोगे, अभी आप कहोगे महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश है, लेकिन भाई मुंबई में तो बहुत अधिक बारिश होती है, इसलिए मैंने बोला कि कुछ पार्ट जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पार्ट। और इस प्रायद्वीपीय पार्ट में क्या पड़ता है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है, और यहाँ पे बारिश जब होती है तो इसके पश्चिमी घाट की तरफ में, यानी पश्चिमी घाट के एक साइड यानी ईस्ट में नहीं होती, केवल आपके इसी किनारे पर, जैसे हम कोस्टल लाइन कहते हैं, इस कोस्टल लाइन पे बारिश होती है। तो यहाँ पे बारिश हो रही है तो इसके एक तरफ बारिश नहीं होती, तो उसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो वो आपका कुछ पार्ट महाराष्ट्र का ऐसा है जो वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है।
डी आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में आपका मलनाड है, ये हमसे पूछा गया है गलत, क्योंकि गलत बताना है मेरे को, गलत मिल गया, क्योंकि मलनाड जो है ये मलनाड कहाँ पर है, ये कर्नाटक का क्षेत्र है। कहाँ का है, ये कर्नाटक का क्षेत्र है। और ये कर्नाटक का कैसा क्षेत्र है ये भी पूछा जाए तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा है, ये क्षेत्र जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे हमें गलत बताना था, गलत हमें मिल गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश जिसे हम एनसीआर के नाम से जानते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में जो कैपिटल है, यानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली का जो एरिया है वो है छोटा। अब हम इसको डेवलप करना चाहें तो उस छोटे एरिया को डेवलप करने के लिए हम तो तुरंत डेवलप कर देंगे, लेकिन जहां पर दिल्ली की संख्या भी ज्यादा हो रही है और जो देश के ज्यादातर जो वर्क होते हैं वो भी आपके कहां होते हैं, वो दिल्ली में ही रहते हैं। तो यहां पे क्या एक निर्णय लिया गया कि ऐसा करते हैं, दिल्ली को तो बढ़ा नहीं सकते, दिल्ली का क्या है, दिल्ली के एरिया को तो बढ़ा नहीं सकते, तो हम एक ऐसी योजना लेके आते हैं जिसे हम एनसीआर कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, आसपास के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, इन बॉर्डर वाले क्षेत्र को क्या किया जाए, इसको डेवलप करते हैं। डेवलप कौन करेगा, डेवलप हम दिल्ली वाले करेंगे। तो होता क्या है, इस एनसीआर के अंदर जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं उनको शामिल किया जाता है, उन्हें यहां पे डेवलप किया जाता है। यानी नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब है कि इसके अंदर जो दिल्ली से सटे हुए राज्यों के शहर हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा दिल्ली एनसीआर में स्थित है। चार यहां पे आपको स्टेट दिए, चार यहां पे आपको जगह के नाम दिए गए। एक अंबाला जो कि आपका पंजाब में है, खुर्जा जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक और रोहतक दोनों ही आपके हरियाणा में हैं। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से हैं जो आपके राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित हैं। तो मैं बता दूं कि एनसीआर में दिल्ली तो होगा ही भाई, दिल्ली के आसपास के एरिया को अगर कवर कर रहे हैं तो दिल्ली तो कवर होगा ही उसके अंदर। दिल्ली के अलावा इसमें हरियाणा कवर होता है। क्या होता है, हरियाणा का, यहाँ पे हरियाणा बिल्कुल स्टेट बिल्कुल किसके पास में है, दिल्ली के पास में है या दिल्ली से सटा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आप सुनते हो गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, मेवात हो गया, रोहतक हो गया, सोनीपत हो गया, रेवाड़ी हो गया, ये सारे जो जगह हैं यहाँ पे एनसीआर की वजह से क्या होती हैं, डेवलप हो रही हैं। तो आप देखते हो गुरुग्राम बहुत ज्यादा डेवलप है। वो किस वजह से डेवलप है, क्योंकि वो दिल्ली से सटा हुआ है, इसी वजह से। उत्तर प्रदेश की बात करो तो आपने देखा होगा नोएडा, तो नोएडा आपका बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो रीजन क्या है, वो एनसीआर में आता है, इस वजह से। बुलंदशहर आता है, मेरठ आता है, गाजियाबाद आता है, ये सारे क्या है, ये आपके सटे हुए, इस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश भी हो गया। लेकिन पंजाब की बात है, पंजाब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, हमसे पूछा है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित हैं, तो यहाँ पे अंबाला नहीं है क्योंकि ये पंजाब वाला एनसीआर में नहीं आ रहा। खुर्जा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर अगर डेवलप हो रहा है तो बुलंदशहर में ही खुर्जा आता है, तो वो भी डेवलप होगा। करनाल और रोहतक ये आपके हरियाणा में आते हैं, तो करनाल, रोहतक, जींद, पानीपत, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, ये सारे क्या हैं, ये आपके डेवलप हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताना कौन सा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से हैं। तो खुर्जा, करनाल, रोहतक, 2, 3, 4, 2, 3, 4 मुझे किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, मुझे लगता है समझ में आई होगी। और अगर ये समझ में आई है तो इसी के साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अपने साथियों को भेजना है। आरओ की अगर तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़नी है, तो आप इस चैनल पे इस वीडियो के साथ में जुड़ सकते हैं। और आपने अदर वीडियो नहीं देखी है तो अदर वीडियो पे भी जाके आपके प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है। मैंने अभी बताया था कि जब मैं एनसीआर की बात करता हूं तो एनसीआर की बात करेंगे, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी दिल्ली के पास में, यानी कैपिटल के पास में जो रीजन है उनको डेवलप किया जाएगा। तो हरियाणा को डेवलप किया जा रहा है, बिल्कुल। राजस्थान को किया जाता है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश को किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। किसको नहीं किया जा रहा है, पंजाब को नहीं किया जा रहा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब राजस्थान की बात करो भाई, राजस्थान का तो मैंने इस वाले क्वेश्चन पे तो बताया ही नहीं था, यहाँ पे राजस्थान का नाम ही लिया, तो भाई लिख लो, ऐड कर लो, क्या बात है, राजस्थान भी इसमें आता है। अब राजस्थान की बात करो तो राजस्थान में आपके कौन से पार्ट आते हैं, तो भाई तो अलवर हो गया, अलवर, भरतपुर हो गया, ये भी आपके क्या किए जा रहे हैं, ये भी आपको एनसीआर के तहत डेवलप किए जा रहे हैं।
आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14। यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे, मान लीजिए आप ही यात्रा कर रहे हैं, पश्चिम से लेके पूर्व की ओर यात्रा कर रहे हैं। अब पश्चिम से पूर्व की अगर बात आ रही है तो ये है आपका इंडिया का पार्ट। अब यहाँ पे पश्चिम ये वाला पार्ट होता है, इसे कहते हैं वेस्ट और ये कहते हैं ईस्ट। तो मुझे जाना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है तो मुझे यात्रा करनी है। विकल्पों पे से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का कौन सा सही क्रम होगा, मुझे सही क्रम बताना है। तो ए कहता है राजकोट, बड़ौदा, खड़गपुर और बिलासपुर। बी कहता है बीकानेर, मुझे यही लग रहा है, इसी को देखते हैं। बीकानेर की बात आती है तो वेस्ट में जो कौन सा, वो बीकानेर यानी राजस्थान में पड़ता है। तो बीकानेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो बिल्कुल राजस्थान आपका वेस्ट में पड़ता है, ये तो बात सही है। उसके बाद दिया है अलीगढ़, तो अलीगढ़ को देखते हैं। अलीगढ़ आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बिल्कुल आपका उत्तर प्रदेश में ये है, तो अलीगढ़ आपका आगे पड़ेगा। अब मुझे और आगे जाना है ईस्ट की तरफ में, तो यहाँ पे दे रखा है दरभंगा, और दरभंगा कहाँ पे, ये तो बिहार में भाई। बिल्कुल, अब तो मुझे और बिल्कुल डाउट खत्म हो गया, ये बिहार में दरभंगा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे इसी तरीके से जाना है। इसके बाद मुझे नौगांव दिया है। अब ये नौगांव जो है ये आपका असम में पड़ता है, तो जब बिहार से आगे पढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल के और आगे जाएंगे तो आपका फिर से असम पड़ जाएगा। तो असम में आपका क्या है, नौगांव है। तो यहाँ पे आपके ये ऑप्शन मुझे जो दिखना था वो मुझे दिख गया और आंसर भी मुझे मिल गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर की तरफ में जाएंगे, बीकानेर से नौगांव की तरफ जाएंगे तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान पश्चिमी है, असम आपका पूर्वी है, और नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं इसे। राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद में असम। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 जो दे रखा है, यहाँ पे आपको एक मानचित्र दे रखा है जम्मू कश्मीर का। तो ये जम्मू कश्मीर का आज के प्रेजेंट के टाइम पे जम्मू कश्मीर का नहीं, इसको हम जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था, ये कब आया था, 1999 में, तो ये जम्मू कश्मीर हुआ करता था। तो यहाँ पे मेरे पास में ए बी सी डी ये 4 पार्ट दिए गए हैं। इन 4 जगहों के नाम मुझे मालूम होने चाहिए और वही मुझे यहाँ पे क्या करना है, वही मुझे यहाँ पे सेट करना है। अब कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं इधर वाले पार्ट की बात करता हूँ, ए वाले पार्ट की, तो इस जगह पर आपको मुझे क्या दिखता है, यहाँ पे आपका बारामूला दिखता है। क्या दिखता है, तो मैं बता दूं आपका बारामूला जो है जम्मू कश्मीर में, बारामूला जो है तो वो क्या है, वो आपका यहाँ पर पड़ता है, यानी बारामूला जो है वो आपका वेस्ट में पड़ता है, इसलिए मैंने ए पर लगा दिया वेस्ट। बीच की बात करते हैं, ये बीच वाला जम्मू कश्मीर के बीच में जो पड़ता है यहाँ पर, ये आपका श्रीनगर का पार्ट है, यहाँ पे आपका श्रीनगर पड़ता है। ठीक है, चलो इतना मिल गया। फिर जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर आपको यहाँ पे कारगिल मिलता है। क्या मिलता है, कारगिल मिलता है। और सी की तरफ मैं बात करूं तो सी क्या है, यहाँ पे सी जो है वो आपका अनंतनाग है, यानी इस तरीके से आपका मैप बनता है। अब आप कहोगे भाई कारगिल तो आपका लद्दाख में आता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि हाँ आज के टाइम में ये लद्दाख में आता है, लेकिन ये पहले जम्मू कश्मीर में आता था। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका ये मैप दिया गया है। तो बारामूला, श्रीनगर, कारगिल और अनंतनाग जो ऑप्शन में दिए होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। तो बारामूला, श्रीनगर, कारगिल और अनंतनाग, मुझे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिख गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्यों में से कौन सा सही है। अब मुझे यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, तो चारों वाक्य में मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए इसकी बात करते हैं, कौन सा सही है। पहला जो दे रखा है कि मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 7 राज्यों से लगती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइम में मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 7 राज्यों से नहीं, वो 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। अब 5 राज्य की बात अगर आती है तो चलो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो सीमा है मध्य प्रदेश की वो गुजरात से लगती है। ठीक है, गुजरात से तो पता है, राजस्थान से भी लगती है भाई, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान भी मान लिया। राजस्थान के अलावा किससे लगती है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश का पार्ट है, तो उत्तर प्रदेश से भी लगती है। जैसे आपका मैं कहूँ भरतपुर हो गया, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। भरतपुर के अलावा आपका रिकॉर्ड, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद में यहाँ पे आता है आपका छत्तीसगढ़ और इसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो ये हो गए आपके 5 राज्य। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। बी की बात करते हैं, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है, तो मैं बता दूं कि भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में नहीं पड़ता, ये दक्षिण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, दक्षिण में। तो बी भी आपका गलत हो गया।
सी कहता है पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती। तो भाई पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, पंजाब की सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर से लगती है, तो ये भी गलत हो गया। डी कहता है अरुणाचल प्रदेश में कोई भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है। कौन कहता है भाई अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क नहीं है? किसने बोला? आपने नाम सुना होगा, नाम क्या कि दफा हो जाओ, क्या नाम दफा हो जाओ, तो ये तो आपका नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, तो किसने कह दिया नेशनल पार्क नहीं है? लेकिन अब यहाँ पे हमसे पूछा गया था सही, मुझे तो यहाँ पे चारों गलत लगे। आपको मैं बता दूं कि जब ये क्वेश्चन बना था, कब बना था? 1993 में बना था, और 1993 के अकॉर्डिंग तब जो सीमा थी 7 राज्यों से लगती थी मध्य प्रदेश की, तब उसके अकॉर्डिंग आपका ये राज्य यानी ये क्वेश्चन का ए आंसर सही था। लेकिन आज के प्रेजेंट के टाइम पे देखूं तो यहाँ पे कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। भोपाल आपका कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ता है। पंजाब की जो सीमा है वो जम्मू कश्मीर से लगती है, और आपका अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क पड़ता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कोई भी सही नहीं है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कहता है? 17 कहता है आपसे कि यहाँ पे आपको क्या बताना है? क्षेत्रफल के अनुसार बताना है। क्या बताना है क्षेत्रफल के अनुसार? कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम बताना है। तो कैसा होगा? पहला कहता है यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं, 4 राज्य में आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दिए गए हैं। तो मुझे इनमें से क्या बताना है? क्षेत्रफल के अनुसार बताना है। तो आप जानते ही हैं सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश पड़ता है, उसके बाद महाराष्ट्र पड़ता है। तो राजस्थान यहाँ पे नहीं दिया, दूसरे नंबर का राज्य जो है मध्य प्रदेश वो दिया है। तो आपका सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 3। तो 3 को मैं देखूं तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब मेरे पास ए और डी ऑप्शन बचते हैं। मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र यहाँ पे है ही नहीं। इसके बाद उत्तर प्रदेश पड़ता है, तो दूसरा जो आएगा वो आएगा 4। तो यहाँ पे 3 के बाद 4 आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। मेरे पास में जो ऑप्शन ए दिया था ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है। इसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो आपको पहले ही दिख रहा है कि पहला नंबर आएगा बाद पहले और दूसरा नंबर आएगा बाद में, यानी आंध्र प्रदेश पहले आएगा, बिहार आएगा बाद में। ठीक है जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, बाकी का यहाँ पे मैंने दे दिया है कि पहले पर आपका राजस्थान पड़ता है, दूसरे पर आपका एमपी, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश। ये मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तभी बता दिया था। और 5वें पर यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिया है, 6वें पर गुजरात है, 7वें पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये क्रम है, जो आपको याद हो सके तो कर लेना, मैं तो कहूँगा कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 18। निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? किसका क्षेत्रफल सबसे कम है इसकी बात होती है। कौन है आपका? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो मैं यहाँ पे आपके टॉप 10 की बात करूँ तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश दिया गया है तो आंध्र प्रदेश आपका 6वें नंबर का है। ठीक है, और दिया गया है कर्नाटक दिया है तो कर्नाटक भी है, गुजरात भी है। तो गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश मुझे दिए गए हैं। और तमिलनाडु की बात हो रही है, तमिलनाडु या इस लिस्ट में था ही नहीं, तो आपका यहाँ पे इस लिस्ट को याद कर लिया तो मेरे पास तमिलनाडु आंसर अपने आप ही निकल के आ गया कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे कम इनमें से कौन सा होगा? तमिलनाडु होगा। क्वेश्चन नंबर 19। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? भाई ये तो रटा पड़ा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा अगर होगा तो वो कौन सा है? राजस्थान। चलो मैं ऑप्शन में ही लिखूं ना, मैं क्यों यहाँ पे लिखूं? पहला है आपका राजस्थान, चलो राजस्थान हो गया। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, चलो मध्य प्रदेश हो गया। तीसरा कौन सा है? तीसरा है आपका महाराष्ट्र, चलो ठीक है मान लिया। चौथा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो मुझसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा था, लो निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी आ गया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है? जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पता है मुझे, तो मैं जानता हूं पहला आपका राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा आपका मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तीसरा आपका महाराष्ट्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो मुझसे यही तो पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान अगर महाराष्ट्र का है तो इसी का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। और पहला स्थान आपका उत्तर प्रदेश का है। ये बात यहाँ पे आपकी सिद्ध होता है। अगर आपको दोनों में से कोई एक चीज पता है तो आप तुरंत आंसर दे दोगे। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 21 कहता है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र
भारत का 30% क्षेत्र पहले, दूसरे, तीसरे यानी टॉप 3 में ही समाहित है। तो 30% क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आपका मैं बात करता हूँ, एक पहला है आपका राजस्थान, कि भाई टॉप 3 वाले ही तो पार्ट होंगे जिनका 30% क्षेत्र होगा। राजस्थान के बाद में आपका मध्य प्रदेश और उसके बाद में महाराष्ट्र। ये 3 ही क्षेत्र ऐसे हैं जिसका कह सकते हैं कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 30% यहाँ पे इन्हीं में आ जाता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का अगर आपको आइडिया लगाना है तो ये दिए है लिस्ट, तो यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, लिस्ट में आप देखो कि लगभग 3,42,000 के आसपास ये है, यानी 3,42,000 ये है, ये 3,08,000 है और ये 3,07,000 है। इसको कर लो लगभग आपका 10 लाख के आसपास आएगा। तो 30% हो गया। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख है, तो 32 लाख के अकॉर्डिंग आपका ये लगभग 30% हो जाता है। तो बस इतनी सी बात थी, ये समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो वो अभी हमें पता ही है। क्या पता है? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश। लेकिन हमसे पूछे गए हैं 3, तो 3 कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो आपका किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कहता है? 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो सबसे पहले यानी भारत के राज्यों का हमें क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम लगाना है। तो अवरोही क्रम की अगर मैं बात करूं तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। जब मैं अवरोही क्रम का बात करूंगा तो ये इसका मतलब है घटते हुए क्रम में, और घटते हुए क्रम का मतलब है कि सबसे पहले आएगा इनमें सबसे बड़ा, सबसे पहले इन सब में सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद छोटा आएगा और इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो हमें 4 स्टेट दिए गए हैं। कौन से? उत्तराखंड दिया गया, छत्तीसगढ़ दिया गया, झारखंड दिया गया, हिमाचल प्रदेश। यही चारों स्टेट आपके चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूं कि सबसे बड़ा इनके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपको मालूम होना चाहिए छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूं कि इनके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इस लिस्ट में आप चेक करोगे तो छत्तीसगढ़ आपका टॉप 10 में आता है। छत्तीसगढ़ जो है वो आपका टॉप 10 में आता है। बाकी आप देखो ना तो इसमें झारखंड दिखाई दे रहा है, ना ही आपका हिमाचल प्रदेश है, ना ही आपका उत्तराखंड है। तो छत्तीसगढ़ हो गया आपका टॉप 1, यानी जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग टॉप 10 के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला जो स्टेट होगा वो आपका छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद में उत्तराखंड। ठीक, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24, और 24 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लगाना है। ये भी क्या करना है? घटते क्रम में लगाना है। तो घटते क्रम में अगर लगाएंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है? तो भारत का ही सबसे बड़ा कौन है? भारत का तो सबसे बड़ा राजस्थान है, तो पहले पे तो आपका फर्स्ट ही आएगा। अब राजस्थान के बाद में आपका पड़ता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में आता है आपका महाराष्ट्र। तो टॉप 3 में ही आपके 2 दिए गए हैं, तो पहले के बाद में आएगा आपका थर्ड। तो पहले के बाद में थर्ड आप देख लो तो ऑप्शन नंबर सी दिया है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा कि फर्स्ट, थर्ड, 4 और सेकंड। बाकी आप चेक कर लो, थर्ड में आपका महाराष्ट्र, सेकंड, फोर्थ तो आपका कौन सा है? फोर्थ आपका कर्नाटक है, इसके बाद में सेकंड जो दिया है वो आपका तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? अब जो राज्य हमें यहाँ पे दिए गए ना, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है। तो आपको कौन कौन से दिए गए हैं? ये तो आपका उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप 4 में आता है भाई, मध्य प्रदेश जो है वो टॉप 2 का राज्य है, राजस्थान जो है वो टॉप 1 का राज्य है भाई, बच्चा उत्तराखंड यही छोटा है, सबसे यही सबसे छोटा है इसके अकॉर्डिंग जो हमें दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत में जनसंख्या के अनुसार तो तीसरा है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा,
और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो 12वां राज्य कौन सा है। तो जब मैं बात करूंगा जनसंख्या की दृष्टि से पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, चलो पता है मुझे। दूसरे राज्य की बात करूं तो दूसरा राज्य आपका महाराष्ट्र है, तो ये भी मुझे पता है। तीसरे की बात करूं तो तीसरा आपका बिहार है। तो यहां पे मुझसे पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से हमारे पास में तीसरा मुझे पता है, वो अगर बिहार है तो 12वां राज्य वो अपने आप में ही क्या हो जाएगा, वो भी बिहार ही होगा। वो क्या होगा, बिहार ही होगा। किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। जब तेलंगाना का गठन हुआ था तब बिहार जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य बना था, लेकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर को यूटी घोषित किया गया तो वो फिर से 12वां हो गया है। तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। और 27 आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो उत्तर प्रदेश की सीमाओं पे लगे हुए राज्यों के नाम हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास में 4 राज्य दिए गए हैं, लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्यों की स्थिति क्या बताएं तो 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। और उत्तर प्रदेश की सीमा से एक यूटी है जो आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है, और एक यूटी का नाम क्या है, दिल्ली है। तो दिल्ली यहाँ पे सही होगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है उत्तर प्रदेश में 8 राज्य कौन से हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा हिमाचल प्रदेश पहला, दूसरा आपका उत्तराखंड, तीसरे की बात करो तो बिहार, चौथा आपका झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छठवां आपका मध्य प्रदेश, सातवां आपका राजस्थान और आठवां आपका हरियाणा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या नहीं है, तो वो आपका पंजाब नहीं है, राजस्थान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखो राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है। तो इसका मतलब 2, 3, 4 है, पंजाब मुझे इसमें कहीं नहीं दिखा। तो इसका मतलब मेरे पास में आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 2, 3 और 4। ठीक है, आगे बढ़े, अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कहता है, 28 असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो यहां पे हमसे पूछा गया है कितने राज्य और कितने यूटी हैं जहां जो असम से सीमा लगाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, मेरे पास में असम का मैप है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं या एग्जाम दे रहे होते हैं उस टाइम पे जो हमारे पास में मैप होते हैं वो हमें इमेजिन करने होते हैं। तो असम राज्य की मैं बात करूं तो असम राज्य जो है वो कितने राज्यों से लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला राज्य है आपका वेस्ट बंगाल जो यहाँ पे सीमा लगा रहा है, दूसरा राज्य है आपका त्रिपुरा जो कि आपका यहाँ पे सीमा लगा रहा है, मेघालय लगाता है तीसरा, चौथा आपका नागालैंड हो गया, पांचवा आपका मणिपुर हो गया, छठवां आपका मिजोरम हो गया, सातवां हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। और एक और बात यहाँ पे याद रखना कि असम इकलौता राज्य है जो 7 सिस्टर्स से सीमा लगाता है, यानी 7 सिस्टर्स में आने वाले सभी स्टेट से सीमा लगाता है, लेकिन असम खुद 7 सिस्टर्स का पार्ट है। तो इसका मतलब है बाकी के 6 जो स्टेट हैं उन सभी से सीमा लगाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहां पे हो जाएगा। एक स्टेट जो है वो अलग है, वेस्ट बंगाल, जो कि 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। यहां पर ये बात आपको समझनी चाहिए कि असम जो है सभी नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर जो हैं उनके सभी 6 स्टेट से सीमा लगाता है, सातवां वो खुद है। एक स्टेट ऐसा है जो आपका 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी उससे सीमा लगाता है, उसका नाम है वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे बढ़े, अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो उभयनिष्ठ नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र के साथ, बी कहता है यहाँ पे बिहार के साथ, सी है आपका उड़ीसा के साथ, और डी है यहाँ पे आंध्र प्रदेश के साथ। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ को देखोगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा छत्तीसगढ़, ये वाला पार्ट है आपका छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये आपको मैप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ है, किसके साथ में सीमा नहीं लगाता है। तो जब मैं बात करूं महाराष्ट्र तो आपको महाराष्ट्र यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, महाराष्ट्र से सीमा लगा रहा है। जब मैं बात करूं बिहार तो बिहार आपका ये पार्ट है और इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये बिहार का पार्ट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी आपके लगे हुए हैं, उड़ीसा यहाँ पे दिख ही रहा है, उड़ीसा ये गया, आंध्र प्रदेश की बात करो तो आंध्र प्रदेश ये गया जो कि यहाँ पे सीमा लगा रहा है। ठीक है, आपके समझ में आ गया, छत्तीसगढ़ की सीमा केवल बिहार के साथ में जो इसमें दिए गए हैं इनमें से बिहार के साथ में स्पर्श नहीं करती है, बिहार के साथ में उभयनिष्ठ नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या कहता है, 30 क्वेश्चन कहता है समुद्र तल से ऊंचाई निम्न नगरों में से माध्य
समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है, किसकी ऊंचाई अधिकतम है। अगर मैं बात करूं कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत की जो सीमा है, भारत की जो ऊंचाई है वो किस जगह के समुद्र तल से मिलती है, यहाँ पे किस तट से मीजर की जाती है, तो वो भी आप याद रखना कि वो चेन्नई का तट है जहां से मीजर की जाती है। जो आप देखते हो किसी भी स्टेशन पे जाते हो तो वहां पे लिखा होता है कि समुद्र तल से इतना, तो कौन से समुद्र तल से या किस तट की बात हो रही है, तो चेन्नई के तट से ये मीजर किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, बंगलुरु की बात करें तो बंगलुरु समुद्र तट से कितना ऊंचा या समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो लगभग 910 मीटर ये ऊंचा है। अब मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली लगभग आपका 218 मीटर ऊंचा है। जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर आपका कहां पर, राजस्थान में, ये लगभग आपका 250 मीटर ऊंचा है। और जब मैं इसकी नागपुर की बात करता हूं तो नागपुर यहां पे क्या है, 312 मीटर ऊंचा है। तो सबसे ज्यादा किसकी ऊंचाई है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो सबसे ज्यादा आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगलुरु की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई इसकी है। तो इसी के साथ में आपको समझ में आया होगा, आज के 30 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आगे के 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके आगे वाली क्लास में होंगे। यानी मैंने बताया था कि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम दो क्लासेस में करने वाले हैं। तो पहली क्लास में आपको मैंने 30 क्वेश्चन करा दिए, तो आपको समझ में आया होगा। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका नाम है औरंगाबाद का नया नाम प्रेजेंट में कहाँ क्या है। ठीक है, इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं कि हमारे द्वारा एक बैच लाया जा रहा है जो कि आपका संघर्ष बैच है, जो मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसका मैथ्स बिल्कुल कमजोर है तो वो इस क्लास से जुड़ सकता है, इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। और ये क्लासेस आपकी 8 दिसंबर से स्टार्ट होंगी और ये मात्र 199 में आपको मिलने वाली है। बाकी आपको बता दिया है कि पूर्वा अवलोकन श्रृंखला चल रही है, जिसमें मेरे द्वारा आपको भूगोल और अखिल सर के द्वारा आपको इतिहास की क्लासेस दी जा रही हैं, जिसमें आपकी कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं, कई सारे टॉपिक कंप्लीट किए जा चुके हैं। और इन क्लासेस को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट पे, यानी यादविन स्मार्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाना होगा और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको दोनों क्लासेस मिल जाएंगे, आप दोनों क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और आपको इसी की पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाना है और वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।